आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सोल्यूशन क्या होता है। इसमें देखो आपको पढ़ना है सोल्यूशन कैसे बनता है। सोल्यूशन बनता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जब हम लोग दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाते हैं, अगर वो एक दूसरे का होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो उसी के बच्चे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का बेसिक सा डिफिनेशन क्या होता है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अब बच्चों आप लोग जानते हैं मिक्सचर क्लास 9 में पढ़ा जाता है। मिक्सचर क्या होता है, दो टाइप का होता है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। बच्चों होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि दो कंपोनेंट आपस में पूरी तरह से मिल जाए और उनमें कोई भी तरह का बाउंड्री सेपरेशन ना हो। जैसे हम लोग नमक और पानी के घोल को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाते हैं। पर बच्चों जैसे ही हम लोग पानी में तेल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि तेल और पानी में दो लेयर आपको दिख जाएंगे। तो वो आपको दिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, दिस इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में बच्चों आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो अलग बात है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन देखते हैं आगे। बच्चों इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट आर सॉल्यूशन, देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। हम लोग बोलते हैं द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन, अगर किसी चीज को सॉल्यूशन बोलेंगे बच्चों तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे कोई कंपोनेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है। बच्चों बारी आती है कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। देखते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। हमने कहा कि दो चीजों को मिलाएं या दो तीन चीजों को मिलाएं, अगर वो पूरी तरह से पूरे सॉल्यूशन में एक दूसरे से मिक्स है तो उस मिक्सचर को हम लोग बच्चों बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई भी बाउंड्री सेपरेशन ना बने, इसको हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग क्या लेते हैं, एक चम्मच शुगर लेते हैं बच्चों और उसको पानी में मिक्स करते हैं तो चीनी पानी का घोल हो जाता है। कुछ समय के पश्चात हम लोग देखते हैं कि ये आपके जो चीनी के पार्टिकल है बच्चों वो पूरी तरह से इस पानी में घुल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो ज्यादा मात्रा में होता है, एक जो कम मात्रा में होता है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों क्या होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, जैसे चीनी और पानी को घोले तो जो कम मात्रा में है बच्चों वो सोल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में हो गया वो सॉल्वेंट। कभी कभी क्या होता है कि चीजें दोनों सेम रहती हैं। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट बच्चों सेम अमाउंट का रहेगा तब हम लोग किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, तब हम लोग बच्चों उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। दोनों को पहले मिक्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने 50 ग्राम चीनी लिया और 50 ग्राम पानी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना बच्चों, सॉल्यूशन का फेज कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, कैसा है, तो वो जो सॉल्यूशन का फेज होता है बच्चों वो सॉल्वेंट से आता है। अब चीनी और पानी में लिक्विड कौन है बच्चों, पानी, और जो सॉल्यूशन बना है उसका भी फेज कैसा है बच्चों, वो लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, तो इसलिए पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये तो तब के लिए है कि जब दो चीजें बराबर हों, तो जो सॉल्यूशन का फेज होता है वो सॉल्वेंट से आता है। बट आपको जनरली क्या मिलेगा, जो कम मात्रा में बच्चों वो सोल्यूट होगा, जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ सोल्यूशन मेरे पास दिए हैं। ये सोल्यूशन है 5 ग्राम साल्ट एंड 1000 ml वाटर। तो बच्चों ये ज्यादा मात्रा में है और ये कम मात्रा में, जो कम मात्रा में होगा बच्चों वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है, तो सोल्यूट आपका हो गया 5 ग्राम साल्ट।
सॉल्वेंट बच्चों क्या हो गया 1000 ml वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सोल्यूशन ऑफ 5 ml इथेनॉल 500 ml वाटर। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है बच्चों 5 ml कम मात्रा में है तो ये सॉल्यूट हो गया 500 ml वाटर, ये ज्यादा मात्रा में बच्चों तो ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना आपका सॉल्यूट क्या है इथेनॉल, और बच्चों सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट आपका हो गया वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे है वैसे वाटर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और अगर कहीं पे वाटर एज ए सॉल्वेंट है बच्चों तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है बच्चों वो हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन कैन आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, आप देख लीजिए किसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो है नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट बच्चों हम लोग देखते हैं इसके आधार पे, अगर 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, तो बच्चों अगर 2 कंपोनेंट होगा तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, 3 कंपोनेंट होता है तो टर्नरी सॉल्यूशन होता है, 4 कंपोनेंट होता है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे उसमें 2 कंपोनेंट है बच्चों, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा 4 कंपोनेंट। 2 मतलब बाई, 3 मतलब टर, 4 मतलब क्वार्टर, ठीक है। तो ये बाइनरी हो गया, टर्नरी हो गया, क्वार्टरनरी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, अब देखेंगे इसमें बाइनरी का मतलब हो गया, देखो बच्चों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये चीज जो है आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। बच्चों बाइनरी में क्या होता है, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, बट टर्नरी में क्या होता है बच्चों 2 सोल्यूट होता है। कितना सोल्यूट होता है, 2 सोल्यूट होता है बच्चों। सॉल्वेंट हमेशा 1 रहेगा, याद रखना बच्चों, सॉल्वेंट हमेशा कितना रहेगा 1। बच्चों क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, तो एक सॉल्वेंट निकाल दीजिए, बाकी 4 हैं, एक निकाल लेंगे तो 3 सोल्यूट, इसमें कितने सोल्यूट होंगे बच्चों 3 सोल्यूट होंगे, 3 सोल्यूट प्लस सिंगल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बच्चों हमेशा 1 होता है और आपको जनरली वाटर एज ए सॉल्वेंट के तौर पे मिलेगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं जैसे ये चीनी पानी का घोल हो गया, क्या हो गया चीनी पानी, तो इसमें आप देखेंगे कि जनरली पानी सॉल्वेंट होता है बच्चों और चीनी क्या होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें 2 कंपोनेंट है इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो और 2 सॉल्यूट हो गया, इसी में आप नमक मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए नमक। तो कितने कंपोनेंट हो गए बच्चों 3 कंपोनेंट हो गए, पानी, चीनी, नमक। तो इसमें बच्चों पानी आपका क्या है, पानी आपका सॉल्वेंट है, बाकी चीनी और नमक क्या है बच्चों वो सॉल्यूट है। तो इसमें 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब ये टर्नरी हो गया। इसी में कुछ और मिला दीजिए, जैसे आप नींबू मिला दीजिए, नींबू मिला दीजिए। अगर नींबू मिला देंगे तो ये आपका 3 जो है क्या हो गया बच्चों सॉल्यूट हो गया, और एक क्या हो गया बच्चों सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वार्टरनरी। सिंपल सा मीनिंग है कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट रहेगा तो बाइनरी, एक सॉल्यूट 2 सॉल्वेंट रहेगा तो टर्नरी, एक सॉल्यूट 3 सॉल्वेंट रहेगा तो क्वार्टरनरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट किसके आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे तो देखो ये एनसीईआरटी में आपको एकदम साफ सुथरा लिखा है, जब ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों इसको। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं गैसीय सॉल्यूशन। गैसीय सॉल्यूशन का मतलब हो गया जिसमें सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्वेंट गैस हो। लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो बच्चों लिक्विड हो। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो सॉलिड हो, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या, गैस गैस मतलब एक गैस जो है आपका बच्चों सॉल्वेंट है,
एक गैस आपका क्या है, सॉल्यूट है, तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो भी गैसें हैं बच्चों वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, O2 जितना भी है बच्चों वो हमेशा। तो गैसियस सॉल्यूशन आपका पहला हो गया गैस इन गैस। इसका जो नाम है बच्चों क्या है, गैस इन गैस, ठीक है, इसका नाम है बच्चों गैस इन गैस, ठीक है। और फिर दूसरा जिसमें गैस सॉल्वेंट हो, मतलब गैस ज्यादा मात्रा में हो, और बच्चों लिक्विड कम मात्रा में हो। लिक्विड कम मात्रा में हो बच्चों, सॉल्यूट है, गैस ज्यादा मात्रा में हो, तो ये आपका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा। और ये बच्चों लिक्विड होता है, कैसा होता है, ये लिक्विड होता है, बेहोशी की दवा। तो ये आपका कम मात्रा में है, और बच्चों नाइट्रोजन जो है ज्यादा मात्रा में है, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, ये आपका हो गया लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों होता है गैस ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट और सॉलिड कम मात्रा में हो, मतलब ये आपका हो गया सॉलिड इन गैस। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मतलब होता है कपूर, कपूर नाइट्रोजन गैस में रखते हैं, तो ये आपका हो गया सॉलिड इन गैस टाइप का एग्जाम्पल, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। एग्जाम्पल को जरूर देख लेना है, क्योंकि अब नीट के एग्जाम में ये सब भी आ सकता है और आता भी है, ठीक है। और अपना लिक्विड सोल्यूशन जिसको कि इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों लिक्विड सोल्यूशन में पहला, अब लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड सोल्यूशन बारी आ गया, तो इसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। फिर बारी बारी से ये सॉल्यूट हम लोग चेंज करते जाएंगे, गैस लिक्विड सॉलिड। तो ये आपका है गैस इन लिक्विड बच्चों, लिक्विड इन लिक्विड, और क्या है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो ये आपका गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। दूसरा बच्चों लिक्विड इन लिक्विड, तो इथेनॉल मिक्स इन वाटर, इथेनॉल का वाटर में मिक्सचर कैसा होता है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा मात्रा में सॉलिड कम मात्रा में, चीनी नमक ये सब का पानी में घोल, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर या शुगर डिसॉल्व इन वाटर, इससे बता सकते हैं एग्जांपल। अगला बारी आता है बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन का। तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉलिड जो है सॉल्वेंट हो गया, बाकी बारी बारी से हम लोग चेंज करते जाएंगे गैस लिक्विड सॉलिड को, ठीक है। तो गैस इन सॉलिड मतलब सॉलिड जो है कि ज्यादा मात्रा में हो बच्चों, और गैस क्या हो कम मात्रा में हो। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसको आप लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजनेशन, H2Ni ऐसे लिखा होगा, या H2PD ऐसे लिखा होगा। तो ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, और ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन, ये बच्चों हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, उसका रिएजेंट है H2Ni, H2PD, H2PT, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। उसके बाद बच्चों क्या होता है लिक्विड इन सॉलिड, ये आपका हो गया पहला गैस इन सॉलिड। फिर उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का बच्चों एग्जांपल बहुत अच्छा है अमलगम, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, तो इसको हम लोग लिखते हैं NaHg, NaHg, या जिंक अमलगम ऐसे, ठीक है। तो जिंक अमलगम ZnHg हो, या किसी भी मेटल का मरकरी के साथ मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं अमलगम, मेटल का मरकरी के साथ के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं अमलगम। सोडियम के साथ मरकरी मिक्स कर देते हैं सोडियम अमलगम, जिंक के साथ मिक्स करते हैं जिंक अमलगम, कॉपर के साथ कॉपर अमलगम, ऐसे नाम के आगे अमलगम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, बात क्लियर हुआ, ठीक है। अगला है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का बहुत अच्छा एग्जांपल है एलॉयज, जितने भी एलॉय है जैसे स्टील हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रांच हो गया बच्चों, ये सभी क्या है, दीज आर द सॉलिड इन सॉलिड टाइप का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों किसके आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन टर्म। इस चैप्टर का
सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, कंसंट्रेशन टर्म मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। सबसे जरूरी चीज है कि कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग एकदम अच्छे से सीख लेंगे। जब तक इस चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन टर्म नहीं समझ में आएगा, मतलब आपका सलूशन एकदम क्लियर नहीं है। ये जो चैप्टर है आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग इसको सीखते हैं, एकदम अच्छे से देखना। पहले देख लेते हैं कितने टाइप के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। हम लोग देख लेते हैं बच्चों कंसंट्रेशन टर्म। पहला आता है मास परसेंट, जिसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं बच्चों, या बाई मास परसेंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों वॉल्यूम परसेंट, परसेंट वी बाई वी, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। दूसरा होता है बच्चों मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, डब्ल्यू बाई वी परसेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इसी का छोटा रूप होता है मोल फ्रैक्शन। इसमें एक और आता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बारी आती है बच्चों मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन ये पढ़ना है, मोलैरिटी पढ़ना है बच्चों, इसमें आपको मोलैलिटी पढ़ना है, नॉर्मेलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं मास एंड वॉल्यूम परसेंट। पहले मास परसेंट देख लेते हैं बच्चों। मास परसेंट क्या होता है, आप देखिए इसमें इट इज डिनोटेड बाय W बाय W परसेंट। तो मैं बहुत अच्छा ट्रिक इसमें बताऊंगा कि आप तुरंत एकदम समझ जाएंगे इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और अगर कभी आपको मास परसेंट दे दिया हो किसी का, तो उसको हम लोग उसमें सल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन कैसे छाटेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे इसमें हम लोग। तो इसका डिफिनीशन क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम। देखो यूनिट इसका क्या होगा, W मतलब वेट होता है, तो वेट बाय वेट परसेंट मतलब यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका ग्राम यूनिट होगा। अब आप देख लीजिए इसको, मैं कुछ बता रहा हूं आपको, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या है। ऐसे लिखा होगा बच्चों वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट बच्चों हमेशा याद रखना, ऐसे बुक में लिखा होता है, ये तो छोटा लिखा है, कभी ऐसे भी लिखा होगा आपको, ये ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा। तो ऊपर वाला जो बच्चों होता है, ऊपर वाला हमेशा सल्यूट का होगा। किसका होगा, सल्यूट का होगा। किसका होगा बच्चों, सल्यूट का होगा। और नीचे वाला जो होता है बच्चों वो W है, तो ये होगा आपका 100 ग्राम सोल्यूशन का। ये किसका होगा बच्चों, 100 ग्राम सोल्यूशन का, या सिंपली आप इसको सोल्यूशन का बोल सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं बच्चों किसका है, ये सोल्यूशन का। ऊपर वाला हमेशा सल्यूट का होता है वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू हमेशा सल्यूट का होता है बच्चों, नीचे वाला वैल्यू हमेशा सोल्यूशन का होता है। एकदम अच्छे से ध्यान से देख लेना इसमें। फार्मूला भी देखते हैं बच्चों हम लोग, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, हम लोग फार्मूला इसका देख लेते हैं। वो क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका होता है बच्चों मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास है और बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको एकदम अच्छे से आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये बच्चों फार्मूला है वेट बाय वेट परसेंट का। ये फार्मूला है किसका, वेट बाय वेट परसेंट का। हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि ये जो ऊपर वाला है बच्चों ये सल्यूट का होगा और नीचे वाला बच्चों किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। एकदम अच्छे से ध्यान से देख लेना इसको। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी के आगे चलते हैं मास परसेंट में भी। व्हाट डू यू मीन बाय 35% W बाय W ग्लूकोज सोल्यूशन। अब आप देखना इसमें ग्लूकोज सोल्यूशन, देखो सबसे पहले मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, फिर अपने ट्रिक से बता दूंगा इसको। इसका मतलब क्या है, 35 ग्राम ग्लूकोज, 35 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। वेट ऑफ ग्लूकोज मिल गया आपको क्या, 35 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया कितना, 100 ग्राम। अच्छा ये आपके पास सोल्यूशन है, ये आपके पास सल्यूट है,
तो दोनों में से घटा देंगे, हमारे पास मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास मिल जाएगा क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सोल्यूशन होता है। क्या होता है? यहां से हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है? सोल्यूशन। तो अगर ये वेट ऑफ सोल्यूट होगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा वेट ऑफ सोल्यूशन। अब आप देखिए, इसमें आपको जब भी कोई चीज ऐसे लिखा मिले तो इसको क्या करना? आप ऐसे करना, 35% वेट बाई वेट लिखा है, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऐसे एक्सप्रेस करिए, 35% को आप लिख दीजिए क्या? ऐसे 35/100%, 35/100 ऐसे कर देंगे बच्चों। और जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको बराबर कर दीजिए, ऐसे कर दिए। ये बच्चों ऊपर वाला ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाला नीचे वाले का हो गया। ऊपर वाला बच्चों हमेशा सोल्यूट का होगा। किसका होगा बच्चों? हमेशा सोल्यूट का होगा। और नीचे वाला बच्चों हमेशा सोल्यूशन का होगा। किसका होगा? सोल्यूशन का होगा। किसका होगा? सोल्यूशन का होगा। अब ध्यान से देखना इसमें कि W है, W तो W मतलब वेट होगा और वेट का यूनिट ग्राम में होगा। तो ये सोल्यूट किस में होगा बच्चों? ग्राम में। और सोल्यूशन भी किस में होगा बच्चों? ग्राम में। बस सिंपल से आपको मिल गया यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया बच्चों कितना? 35 ग्राम। और आपको मिल गया वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, जो कि यहाँ पे पहले से मेंशन है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, घटा दो 100 में से 35, 65 आ जाएगा, है ना? तो 65 ग्राम आपके पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलता है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4। ये 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो सिंपल सा क्या करना आपको? आपको मास परसेंट निकालना है। तो आप पहले एक चीज देखिए, क्या देखेंगे? एक चीज देखिए, ये देखो 22 ग्राम बेंजीन और ये 122 ग्राम CCl4। बच्चों इसमें देखो, इसमें आगे कहीं सोल्यूशन का नाम नहीं लिया है। ठीक है, सोल्यूशन का नाम लेता कि मास ऑफ सोल्यूशन तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाता, बट यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट दिए हैं बच्चों। एक तो बेंजीन दिया है और एक दिया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कम मात्रा में है वो क्या हो गया? सोल्यूट। ज्यादा मात्रा में क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, तो बस आपको क्या चाहिए? वेट बाय वेट परसेंट के लिए जो पहले निकालना होता है, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखते हैं। तो ऊपर चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, मिला कितना? 22 ग्राम। ठीक है, और अच्छा दोनों का ही मास परसेंट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या रहेगा? वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बस सिंपल सा करना है आपको। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको बच्चों? वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो बच्चों मिल जाएगा 22 प्लस 122, मतलब ये 144 आ जाएगा, 144 ग्राम। फिर आगे आपके पास फिर क्या? जिसका वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ बेंजीन। अगर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है तो ऊपर बच्चों रहेगा बेंजीन का मास 22 और नीचे टोटल मास 144 इंटू 100 कर देना, उत्तर आ जाएगा। अगर आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ CCl4, बच्चों ऊपर CCl4 का मास निकाल रखेंगे 122 और नीचे कुल मास रखेंगे 144 इंटू 100 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देख लेते हैं इसको, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे। तो इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 122 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? ऐड कर दो, यहाँ पे 20 मिसिंग है, ये मिसिंग है।
ठीक है, 144 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करना है, ऊपर सॉल्यूट का मास रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 22/44 इनटू 100। ठीक है, 22/44 करेंगे इनटू क्या करेंगे बच्चों, 100 करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो 15.28% आ जाएगा। ओके, फिर ऐसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, हाँ ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक आ गया दूसरा 100 माइनस कर दीजिए, वो भी आ जाएगा, है ना। ऐसे आ गया आपके पास कितना, 84.72%। ठीक है, चलो दूसरा बच्चों आपके पास है वॉल्यूम परसेंटेज V by V, इट इज डिनोटेड विथ V by V %। हमने कहा कि ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट का होता है, नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन का होगा। अब V है, जैसे वहां पे W था तो वेट होता, अब यहाँ पे V है तो क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा V by V % का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमने कहा ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट का रहेगा, अगर W है तो वेट होगा और V है तो वॉल्यूम होगा, सिंपल सा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे कर देंगे आप। तो देखते हैं इसमें, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट 10% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो 10%, देखो 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, ये तो डायरेक्टली 10 ही आएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पहले यहां से देख लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको आप कैसे करोगे, हमने कहा कि जो भी आपके पास चीज दे, जैसे 10% दिया है ना, तो इसको लिखो 10/100, 10%, 10/100, और ऊपर क्या है, ये आपको दिया वॉल्यूम परसेंट, क्या दिया है, वॉल्यूम परसेंट, मतलब V by V। तो बच्चों ऊपर वाला ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाला नीचे वाले का हो गया। ऊपर वाला बच्चों हमेशा सॉल्यूट का होता है और नीचे वाला बच्चों हमेशा किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। हो गया आपके पास। और देखो ये V है, तो V किस में रहेगा, इन ml में, किस में रहेगा, इन ml। तो 10 ml ऑफ सॉल्यूट आपके पास मिल गया, 10 ml ऑफ सॉल्यूट बच्चों आपके पास मिल गया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसे सिंपल सा आपको कर देना है, देख लीजिए 90 ml ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणे 100, ऐसे कर देना आप लोग। 10, देखो 10 तो सॉल्यूट का हो गया और नीचे क्या होगा, 100 इनटू 100 करेंगे तो कट जाएगा, तो 10 आ जाएगा, कितना आएगा, 10%। ठीक है, अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इट इज डिनोटेड बाय W by V। फिर हमने क्या कहा आपको, ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, बट आपको डायरेक्ट अगर इसको माइंड में बैठाना है तो क्या करना है, आपको ऐसे करना है, W by V। ठीक है, W by V, ऊपर वाला बच्चों हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का, नीचे वाला बच्चों हमेशा किसका होगा, सॉल्यूशन का, हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर W है, W मतलब वेट होता है, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ग्राम, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम। अब बताओ V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, ml। हम लोग स्मॉल यूनिट लेके चलते हैं बच्चों, तो ml है ना। तो यहाँ पे वही सेंटेंस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। वैसे डिफिनेशन बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ऊपर वाला सॉल्यूट का होता है बच्चों, W है तो ग्राम में, नीचे वाला सॉल्यूशन का होता है बच्चों, V है तो ml में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फार्मूला बना लेंगे इसका, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर वेट है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, केमिस्ट्री में वेट और मास एक होता है। ठीक है, वो फिजिक्स में अलग अलग भले हो सकता है, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में मास और वेट को एक ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। उसके बाद बच्चों क्या होता है, ये देख लीजिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इसको देख लीजिए। फिर बच्चों हम लोग कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एक, इसके नाम से पता चल रहा है 1 मिलियन में 1 पार्ट। When a solute present in very small quantity, then it is convenient to express। ठीक है, जब solute बच्चों हमारा बहुत कम मात्रा में हो, लिखा है यहाँ पे when a solute is present in very small trace amount, then it is convenient to express the concentration in ppm। बच्चों क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू मिलियन है, तो इसको हम लोग 10 टू द पावर 6 कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा अगर आपको याद रखना होगा तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 कर दीजिए, और आसान हो जाएगा इसको। फिर हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, समुद्र वाले पानी में, कैन एक्सप्रेस इन पीपीएम। ठीक है, समुद्र वाले पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा डिसॉल्व है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, पीपीएम में। ठीक है, और क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर में जो गंदगी है या एटमॉस्फेयर में, कैन बी एक्सप्रेस इन पीपीएम। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना गंदा पानी आ रहा है, तो कितना पोल्यूटेंट है या पोल्यूशन पानी है, तो उसको हम लोग कैसे कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, तो वो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर एंड एनी अदर यूज। पानी में जो भी थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड आयन होता है या फिर किसी और केमिकल सब्सटेंस जैसे मंजन वगैरह में, पेप्सोडेंट वगैरह में, कोलगेट वगैरह में थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन रहता है स्मॉल अमाउंट में, उसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है वो भी आप लोग देखेंगे। देखिए 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लेना बच्चों इसको। यहाँ पे पहले मैं सबको ओपन कर देता हूँ। ये 1 ppm फ्लोराइड आयन, यहाँ पे ये प्रिवेंट टूथ डीके, यहाँ पे 1.5 ppm फ्लोराइड आयन वाटर लीड टू मॉर्टल टीथ। और ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों तो ये क्या करेगा, ये पॉइजनस होता है। तो एकदम अच्छे से देख लीजिए, देखो यहाँ पे अगर 1 ppm है फ्लोराइड आयन का तो ये ठीक है, ये टूथ डीके को बचाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर 1.5 ppm है तो मॉर्टल टीथ कर देगा ये यहाँ पे। और बच्चों अगर ज्यादा मात्रा में है, ये ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा, ये जहरीला होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, मतलब इसका रिक्वायरमेंट अप्रॉक्स 1 ppm के होना चाहिए। 1 ppm है तो ठीक ठाक है। ठीक है, टूथ डीके हो जाता है ना माउथ का, अगर 5.3 pH से कम वैल्यू होने लगता है तो उसके लिए हम लोग ऐसा कोलगेट यूज करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में फ्लोराइड आयन का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो दांत टूटता है तो उसके लिए ये चीज थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। देख लीजिए इसको भी, NaF। वाटर पॉल्यूटेंट कैन बी मेजर्ड इन, तो MCQ छोटे मोटे हैं, हम लोग देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन किसमें मेजर्ड किया जाता है, अभी तो पढ़े हैं इसमें ppm में, किसमें मेजर्ड किया जाता है, ppm में। ठीक है, फिर बारी आती है मोल फ्रैक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मैं आपको पीछे चलता हूं, लेकिन एक चीज बता देता हूं, पीछे एक चीज बता देता हूं आपको, नहीं मैं यहीं पे बता देता हूं, मोल फ्रैक्शन से ही पहले बता देता हूं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको। देखो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये काफी अच्छा रिलेशन है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर होता है, ये आपके 9th सिलेबस में भी काम देगा बच्चों, 12th में भी, 11th में भी काम देगा। वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। तो ये काफी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, एकदम अच्छे से देख लीजिए। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होता है बच्चों, देख लीजिए
वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए साबित हो सकता है, आगे हम लोग जब यूज करेंगे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है समझ जाएंगे आप लोग। इट इज डिनोटेड बाय एक्स या काई भी बोलते हैं, अलग अलग किताबों में होता है। काई से भी थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं उसको, एक्स को एक लाइन खींच के एक लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। डिफिनीशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये डिफिनीशन पे मत जाइएगा, डिफिनीशन बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। होता क्या है, देखो हमारे पास कोई बाइनरी मिक्सचर है, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, उसके मोल दिए हो हमको, मोल्स ऑफ ए एन बी आर एन ए। मोल को हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो ए के मोल दिए हैं बच्चों किसमें, एन ए, और बी के मोल दिए हैं एन बी। ठीक है, हमको क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और कितने बच्चों को नंबर ऑफ मोल भी निकालने नहीं आता है, तो मोल कम से कम आप लोग सीख लीजिए, मोल निकालने आना चाहिए। ठीक है, गिवन वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो जरूरी है। गिवन मास या वेट जो भी लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल सा एक फार्मूला हो गया। दूसरा, कभी कभी इससे भी निकालने आ जाता है आपको, मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या होता है बच्चों, एवोगाद्रो नंबर Na। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, दो हो गए। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, मोल बराबर मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया गया हो, अपॉन 22.4 लीटर। बट ये एसटीपी पे होता है, एट एनटीपी। एनटीपी और एसटीपी पे होता है बच्चों। एसटीपी थोड़ा चेंजिंग होता है 22.7, बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए इतना लेके चल सकते हैं। ये वाला चीज जो है गैसों के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, गैसों के लिए होता है। ये अगर आपको मास दिया है तो मोल निकालने का तरीका है, जब गिवन मास रहता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर देंगे। जब ढेर सारा नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होता है तो डिवाइड बाय एवोगाद्रो नंबर, तब यहां से आपको मोल निकलने आ जाएगा। कोई गैस है बच्चों तो नीचे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका आ जाएगा मोल। तो मोल आना जरूरी है, जब तक मोल नहीं आएगा तब तक मोल का फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सबसे जरूरी है मोल का आना। फार्मूला लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, जिसका हम लोग फ्रैक्शन देख रहे हैं, ऊपर उसका मोल रहेगा, नीचे कुल मोल रहेगा। सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे ऊपर जिसका भी मोल देख रहे हैं तो ये टोटल मोल के लिए है। मान लीजिए कि हमारे पास ढेर सारे मोल्स हैं, आई नंबर तक मोल है, A 2 3 जितना भी है वो लॉन्ग टर्म तक मोल है, मतलब ढेर सारे कंपोनेंट का है ना। तो ऊपर उसका मोल और नीचे कुल मोल। हालांकि ये तो मिलेगा नहीं आपको ज्यादा, बट कर सकते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एन। ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज यूनिटी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले कुछ बातें हैं इधर से, यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ये आपके पास आया था 1 मोल का, ये वाला, ऐसे बच्चों दूसरे मोल के लिए आ सकता है। ठीक है, दूसरे मोल के लिए मोल फ्रैक्शन वहां पे लिखते हैं काई बी। अगर इसका देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो ऊपर इसके मोल लिखेंगे एन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे एक्स ए अपॉन एक्स बी, ठीक है, तो रेशियो लेंगे बच्चों, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो बराबर मोल का रेशियो होता है। मतलब जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही बच्चों किसका होता है,
मोल का भी रेशियो होता है, यानी कि जो मोल का रेशियो होता है बच्चों वही उनके मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो होगा। सिंपल सा ऐसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा, रेशियो लेंगे। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। एक फार्मूला मेरे पास से बहुत अच्छा आया ऐसे, ठीक है। दूसरा उसमें आगे लिखा है कि जब दोनों का कोई भी मोल फ्रैक्शन हो, कितना भी मोल फ्रैक्शन हो, सभी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। कैसे होता है देख लीजिए। तो जब आप XA प्लस XB करेंगे, XA XB करेंगे तो वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा NA अपान NA प्लस NB प्लस NB अपान NA प्लस NB। डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा NA प्लस NB अपान में NA प्लस NB। तो ये कट के कितना हो गया 1 हो गया। इसलिए बोलते हैं कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। मतलब एक का मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो दूसरे को 1 माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगर XA का पता है आपको तो यहाँ पे 1 माइनस XB, मतलब XB का पता है तो XA निकाल सकते हैं, और XA का पता है तो XB 1 माइनस करके निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है आपके पास। फिर यहाँ पे तो बता दिया आपको इसका मतलब ढेर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ऐसे निकाल देते हैं हम लोग। जिसका फ्रैक्शन लिखेंगे ऊपर उसी का मोल, नीचे कुल मोल, टोटल मोल, ऐसे। और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है बच्चों 1 होता है, यूनिटी होता है। जरूरत कहां पड़ता है, इट इज यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर etc। इट हैज नो यूनिट, क्योंकि ये बच्चों रेशियो होता है, मोल का रेशियो होता है तो वो यूनिट कट जाएगा यहाँ पे, तो कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है ये। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये हम बताएंगे कितने कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो जिसमें वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता है, कितने भी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े हो जिसमें भी वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। सिंपल सा मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये तो मोल के लिए बताया गया है। अभी जो बताया आपको मोल परसेंट कैसे निकाले, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 कर देंगे तो मोल परसेंटेज आ जाएगा। अब कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 बाय मास। पहले आपको इसको लिखने आना चाहिए। 98% है ना, यहाँ पे 98% बाय मास। बाय मास क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट। तो बच्चों ऊपर वाले को, नीचे वाले को, ऊपर वाला सॉल्यूट का, नीचे वाला सॉल्यूशन का। तो जिसका दिया हो H2SO4 आगे दिया है तो इसी का हो गया वेट ऑफ H2SO4 98। तो मोल कितना होगा, मोल बराबर गिवन मास 98 अपान H2SO4 का 98 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ अदर कंपोनेंट में वाटर होगा तो बच्चों 100 माइनस 98 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2O, मतलब जो गिवन मास आया है 2, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, 1/9 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 98% ये सब बताया है कैसे कैसे है। वेट ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों 2 ग्राम, ठीक है। तो उल्टा बोलेंगे ना, ये सल्यूट नहीं बोलेंगे इसको, हालांकि ये तो ऊपर वाला सल्यूट के लिए होता है, बट जो कम मात्रा में है वही सल्यूट होगा, इसलिए सल्यूट और सॉल्वेंट का कोई नाम नहीं लिया गया यहाँ पे। तो आपके पास ये कुछ आएगा वेट अपन, तो ये निकालेंगे मोल, ठीक है। मोल आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, जिसका फ्रैक्शन निकालना होता है ऊपर उसका मोल लिखते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 लिखना था तो ऊपर H2SO4 का मोल, नीचे टोटल मोल, है ना।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + 1/1/9, ये आपका आ जाएगा। ये 1/9 होगा और ये 1/9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.9%। आगे नेक्स्ट आपके पास कंसंट्रेशन टर्म है, इसको ध्यान से देख लेना। इसमें ये 0.9 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी देखते हैं हम लोग, काफी ज्यादा जरूरत है इसका। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोलैरिटी? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल होंगे, 1 लीटर पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना चाहिए बच्चों 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वही मोलैरिटी होता है। इसका फार्मूला होता है, हालांकि इसके बहुत फार्मूले आपको मैं लिख पाऊंगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। फार्मूले ढेर सारे इसके फार्मूले हैं, देख लीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मतलब मोल को ही कन्वर्ट कर दिया है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में, तो इसमें कोई लेना देना नहीं ना, ज्यादा एकदम चक्कर ना पड़ेंगे। इसको सिंबलाइज किया गया है वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो ये आपके पास फार्मूला है, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। एक चीज अगर आपके पास आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये जानते रहिए N/V in ml। तो यहाँ पे हमको 1000 करना होगा। ठीक है, और सिंपली अगर लीटर में दिया है तो मोलैरिटी बराबर होता है N/V in लीटर। तो हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। मतलब अगर वॉल्यूम कितना आ जाए 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर रख देंगे तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसका डिफिनीशन कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन ऑन मोलैरिटी। तो ये बच्चों होता है M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन N2। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी के लिए क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी के लिए, हाँ, लेकिन मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी ये तभी फार्मूला अप्लाई करेंगे जब दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हो। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस है M1V1 M2V2 जो भी होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस मोलैरिटी, जितना भी होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ऐसे फिर मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसमें हिंट कर देता हूं, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये फार्मूला है आपके पास M1V1 बराबर M2V2। मतलब यहाँ पे जो मोलैरिटी M1 है वो इनिशियल मोलैरिटी है Mi। ठीक है, जो वॉल्यूम है V1 वो इनिशियल वॉल्यूम है, और M2 फाइनल मोलैरिटी है। ठीक है, और V2 फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, इनिशियल मोलैरिटी इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये फार्मूला है, और ये वाला फार्मूला है मोलैरिटी के लिए। जैसे दो एसिड को आपस में मिक्स कर रहे हैं, पहले एसिड का मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे एसिड का मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो नेट जो उसका मोलैरिटी आएगा मिक्स करने के पश्चात, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, नीचे टोटल वॉल्यूम। फिर मैं इस पे आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप इस पे क्वेश्चन कर लेना है। देखो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आया है, आपके पास है 100 ml 0.1 मोलर HCl को मिक्स किया जाता है 200 ml 0.5 मोलर HNO3 के साथ, प्लस बच्चों उसमें पानी डाला जाता है कितना
400 ml। तो आपसे पूछ रहा है कि इन सभी को मिक्स करने के पश्चात इसका रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगा। रिजल्टेंट मोलैरिटी ऐसे, रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़े आसानी से वही वाला फार्मूला निकाल दीजिए, फाइनल मोलैरिटी का फार्मूला। देखो दो एसिड है, दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग रहेंगी, तो इनका ये आपका हो गया V1, ये हो गया M1, ये हो गया V2 और ये हो गया M2। ये आपका जो ml वाटर है, 400 ml वाटर जो है, इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जरूरत क्या है, ये डाइल्यूट करने के लिए ऐड किया गया है। तो जब भी आपको वाटर मिलेगा वो हमेशा नेट वॉल्यूम में नीचे की तरफ जाएगा, डिवाइड वाले पार्ट में जाएगा। तो ये M1 V1 करोगे 100 इंटू 0.1 प्लस M2 V2 करोगे 200 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जब टोटल वॉल्यूम करोगे तब यहाँ पे 400 ऐड कर देना बच्चों, ठीक है। तो 100 प्लस 200 प्लस 400, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा कितना, 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 100 प्लस ये कितना आ जाएगा नीचे 4 2 6 1 7, 700, मतलब ये आया 110/700, मतलब 11/70 आ गया फाइनल मोलैरिटी 11/70, ठीक है। ऐसा निकाल सकते हो, काफी आसान है इसमें, ठीक है, कुछ करना नहीं है। और अगर ये नहीं देता है तब टोटल वॉल्यूम में ये नहीं ऐड होगा। बस याद रखना ये जो वॉल्यूम आपको वाटर का वॉल्यूम देगा 400 600 350 जो भी देता है वो नेट टोटल वॉल्यूम में ऐड होगा, ठीक है, नीचे। ओके, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी। बस याद यहाँ पे कि या तो दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर तब क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऐसे। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां से बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ये मिलीमोल आ जाता है। मोलैरिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो देख लिए फाइनल मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैरिटी 1/v है ना। अगर मोल को कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम के इनवर्सली रिलेटेड हो जाता है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी चेंज विद टेम्परेचर। अब देख लीजिए, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। आप देखें गैसियस स्टेट में पढ़े हैं, गैसेस लॉ में, तो वहां पे दोनों का रिलेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे विथ फॉल इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी और टेम्परेचर का एक दूसरे से इनवर्सली रिलेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी डिक्रीज करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से देख लेना। मतलब मोलैरिटी को और टेम्परेचर को रिलेट करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर ये टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो वही बात हो गया, डिक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, डेसीमोलर, ये वर्ड क्या होता है, डेसीमोलर मतलब 1/10, डेसीमोलर बच्चों क्या होता है 1/10, सेंटीमोलर 1/100, मिलीमोलर 1/1000, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सेमीमोलर 1/2, 0.5, डेकामोलर, देखो डेकामोलर मतलब 10 मोलर, तो इसको आप एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं। ये आपका हो गया 1/10 m, ये 1/100 m, ठीक है। ये बच्चों हो जाएगा 1/1000 m, बच्चों ये वाला हो जाएगा ½ m,
और ये तो 10 मोलर दिया ही है, ठीक है, ये तो 10 मोलर आपको दिया ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों एमसीक्यू कुछ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी सही, ये भी सही है, ये वाला गलत है। बोथ ए एंड बी, क्या होगा, बोथ ए एंड बी। अब यहां पे देख लेते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ इतना इतना सोल्यूशन। तो देखो अमाउंट क्या होता है बच्चों, अमाउंट का मतलब मास होता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मास। अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3, ध्यान से देख लो, अमाउंट का मतलब क्या बोला बच्चों, मास ऑफ Na2CO3। बच्चों मास कैसे आएगा, मास तो मोल से आएगा ना, मास कैसे आएगा, मोल से आएगा। तो ठीक है, अपने पास देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं, जो गिवन होता है बच्चों उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अपने पास दिया है क्या, अपने पास दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों किसने दिया, ml में, ठीक है, 250 ml, ठीक है, यूनिट के साथ रखेंगे। बच्चों मोलैरिटी दिया, देखो यूनिट इसका क्या दिया है, कैपिटल M, ये मतलब आपको मोलैरिटी दिया है। तो मोलैरिटी कितना हो गया, 0.25 मोलर। अब हम जानते हैं मोल बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट ये वाला जो वॉल्यूम है बच्चों वो किस में होना चाहिए, लीटर में, परंतु अपने पास कितना है 250 ml। या तो यहीं पे आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 1/4 आ जाएगा। कैसे, 250 बटे 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 है ना, 4 टाइम्स जाएगा, तो 1/4। ये आपका वैल्यू किस में आएगा बच्चों, लीटर में आएगा। किस में आएगा, लीटर में। तो हमको इसी का जरूरत है। तो ये आपका हो गया बच्चों 0.25 इंटू 1/4। अच्छा 0.25 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 को भी लिख सकते हैं 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16, ठीक है। तो बस अब क्या मोल आ गया, मोल आ गया ना 1/16। तो मोल बराबर क्या होता है बच्चों, मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमको मोल इनटू उल्टा लिखे, हमको यहाँ पे मास निकालना है, हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास हो जाएगा मोल कितना है 1/16, 1/16 और मॉलिक्यूलर वेट इसका Na2CO3 का निकाल लीजिए, कितना होगा 46, 23 दूना 46 प्लस 12 कार्बन का प्लस 48, तो ये 106 के आसपास आएगा, 106, 16 छक्का 96, 6 टाइम्स आएगा। तो इसमें 6 एकदम नहीं होगा, एग्जैक्ट 6, तो ये आपका आएगा 6 से थोड़ा सा ज्यादा, 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, कितना आएगा 96। यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है 96। तो ये कितना टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आपका 6 है और फिर पॉइंट ले जाएंगे तो 0 आएगा, फिर 6.6 में का ऑप्शन यह है, ठीक है। देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, अगर इसमें दिया होगा तो, ऑप्शन नहीं दिया है बट ऑप्शन आपका होगा 6.625। अच्छा देख लेते फिर से, आपको क्या पूछा था, इसमें पूछा था मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट के लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले मोल, और मोल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मोल का एक और फार्मूला भी पढ़े हम लोग, जस्ट पढ़े हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी दिया है बच्चों, ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दो। तो देखो वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया किसमें, लीटर में, ठीक है। 1000 से डिवाइड किया 1/4 आ गया, ठीक है। और ये 0.25 को भी बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/4, क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो हो गया आपका 1/4 1/16 और मास क्या होता है, मास बराबर होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। करेंगे तो आपके पास आएगा लगभग 6.62,
ये वाला होता है। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बच्चों, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या है आपको देखो ध्यान से। इसमें पहले गिवन क्या है बच्चों, गिवन है 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बच्चों इसका मोल निकालोगे। क्या निकालोगे पहले, मोल। तो बच्चों मोल्स ऑफ NaOH, मोल बराबर देखो गिवन मास है, मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो NaOH का बच्चों मॉलिक्यूलर मास होता है 40, निकालो 23 सोडियम का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का कितना आएगा 40। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 40, मतलब 1/8, 8 टाइम्स जाएगा ना, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए मोल और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, और आपको वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों, वॉल्यूम अपने को दिया है 250 ml, फिर से ml में दिया है। तो आप इसको क्या करना है, आप इसको चेंज कर लो, कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो मोलैरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल कितना है 1/8। ठीक है, और आपके पास ये कितना है 1/4, ऊपर चला जाएगा 1/, ये आपका कट जाएगा ना, तो मतलब 4/8, 1/2 मतलब 0.5। उत्तर कितना आएगा बच्चों 0.5। ठीक है, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या है कि फार्मूला अच्छे से रखने आना चाहिए, फार्मूले में वैल्यू और फार्मूला याद होना चाहिए आपके पास। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वही है। अच्छा, यहाँ पे बस वॉल्यूम चेंज कर दिया है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 250 ml की जगह अब क्या दे दिया है 450 ml। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसको आप लोग। फिर अगला कंसंट्रेशन टर्म आता है बच्चों नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, इसके आधार पे जो यहाँ पे लिखा है। तो ये बच्चों नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, या फिर बच्चों हम लोग यहां से कर सकते हैं ये GEQ अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। मान लो ml में दे दिया तो ऊपर क्या करेंगे बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से फिर क्या, फिर अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट देखो ऊपर है ना, यहाँ पे नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये होता है बच्चों गिवन वेट या गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, फिर कहानी आगे बच्चों इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास वो ग्राम इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, ये इक्विवेलेंट मास होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जो भी रहेगा मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर भी हम लोग देख लेंगे। एन फैक्टर बोलते हैं बच्चों या फिर वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी के फार्मूले हैं। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है, ये वाला ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अगर ये ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वेट या मास लिख सकते हैं। फिर बच्चों इक्विवेलेंट मास का आता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब बच्चों ये एन फैक्टर किस चिड़िया का नाम है वो भी हम लोग देख लेते हैं।
देख लेते हैं। अच्छा पहले इसमें कुछ चीजें हैं और ठीक है। तो डाइल्यूशन इक्वेशन है, नॉर्मेलिटी आपको दिखा देते हैं ना, एन फैक्टर। तो चलो कुछ पहले इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मेलिटी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ये अभी आपको बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। या फिर इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml में दे देगा बच्चों, तो ऊपर क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो हमने बताया आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ये होता है बच्चों गिवन वेट या मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, एक और मैं रिलेशन बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है बच्चों मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये रिलेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा और फिर बता दूंगा एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मोल और ग्राम इक्विवेलेंट में सिर्फ एन फैक्टर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मोल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू एन फैक्टर। अच्छा, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट बराबर अभी हमने क्या बताया, एक तो ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और बच्चों इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है या तो एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब बच्चों ये एन फैक्टर हम लोग देख लेते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर अगर वॉल्यूम अगर आपको ml में दिया हो बच्चों तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है बच्चों गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। एकदम ध्यान से देख लेना। फिर बात आती व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास होता है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब फिर हम लोग देख लेते हैं एन फैक्टर क्या होता है। अच्छा, एक और मैंने रिलेशन बताया आपको, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में क्या रिलेशन होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे भी एन फैक्टर का लफड़ा है। फिर हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर देख लेते हैं ना, रिंग डाल लेते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर बोलते हैं बच्चों, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर मैं जनरली आप लोगों के लिए बताऊंगा, जितना भी इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट होगा, इस चैप्टर में जैसे जैसे जो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग एन फैक्टर को बताया जाएगा। तो पहला होता है फॉर एसिड, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, एसिड के लिए एन फैक्टर होता है टोटल H प्लस आयन गिवन बाय एसिड। बच्चों कोई एसिड कितना H प्लस आयन देता है सॉल्यूशन में, वो एन फैक्टर के बराबर होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे HCl है, HCl बच्चों एक H प्लस देगा और एक Cl माइनस देगा। एसिड है, ये कितना H प्लस दे रहा है, 1, इसलिए इसका एन फैक्टर भी क्या आ जाएगा, 1। बच्चों दूसरा आता है H2SO4, H2SO4 2H प्लस देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है 2H प्लस देगा,
और इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, n फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, कुछ दुनिया में ऐसे भी एसिड आपको दिखेंगे जो दिखने में कुछ अलग होते हैं बट होते कुछ अलग हैं, तो उनके लिए n फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे आपके पास कुछ ऐसे एसिड हैं एक्सेप्शन के तौर पे, जैसे बच्चों एक H3PO2 है, H3PO3 है और एक है H3PO4 है। ठीक है, तो सब में देख रहे हैं 3-3 हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा तो एक n फैक्टर, 2 हाइड्रोजन दिखा तो 2 n फैक्टर, सभी में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब क्या सभी के n फैक्टर 3 होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हम लोग इनके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पहले H3PO2 के बारे में बता देते हैं। H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो बताते हैं। देखिए, पहले एक P और O को डबल बॉन्ड ऐसे बना दीजिए। ठीक है, बना दिया। फिर उसके बाद जितने ऑक्सीजन बच जाते हैं उनका हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग करा दीजिए। तो एक PO बन गया, एक ऑक्सीजन बचा तो एक OH बन गया। बाकी के जो हाइड्रोजन बचे हैं वो एज इट इज डायरेक्टली जोड़ दीजिए। बच्चों ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन बच्चों कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। इसलिए एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका n फैक्टर क्या होगा बच्चों? 1। इसका n फैक्टर क्या होगा? 1। बाकी के ये जो दोनों हाइड्रोजन है बच्चों ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ये कैसे हाइड्रोजन है? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद आता है H3PO3। H3PO3 तो फिर हमने क्या करना है? P डबल बॉन्ड O बना दीजिए, जितने ऑक्सीजन बच जाते हैं उसका पेयरिंग करा दीजिए हाइड्रोजन से। तो बच्चों इसके 2 एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए इसका n फैक्टर क्या होगा? 2। ठीक है, फिर बच्चों आता है H3PO4। तो इसमें देखो फिर से वही P डबल बॉन्ड O बना दीजिए, फिर जो O बच जाता है H के साथ पेयरिंग करा दीजिए ऐसे। तो बच्चों बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा? इसका n फैक्टर होगा 3। ठीक है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ऐसे। तो फिर इसका हम लोग रिस्पेक्टिवली n फैक्टर क्या लिखेंगे? n फैक्टर भले दिखने में 3 है बट n फैक्टर क्या होगा? इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे इसका हम लोग n फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो था आपका n फैक्टर फॉर एसिड। बेस के लिए क्या करेंगे आप लोग देख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। बेस के लिए n फैक्टर क्या करेंगे? बेस के लिए देख लेते हैं फॉर बेस। ठीक है, दूसरा है फॉर बेस। बेस के लिए बच्चों n फैक्टर क्या होगा? तो n फैक्टर होता है इसके लिए टोटल हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है वो कितना OH माइनस आयन दे रहा है सॉल्यूशन में। जैसे ये NaOH है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो बच्चों ये एक Na प्लस और एक OH माइनस दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसका n फैक्टर क्या होगा? 1। ऐसे कर देंगे। अब बताओ CaOH का होल ट्वाइस। बताओ ये Ca+2 हो गया और +2 OH माइनस हो गया। बताओ इसका n फैक्टर क्या होगा? गुड, इसका n फैक्टर क्या होगा? 2। अब बताओ इसका n फैक्टर क्या होगा? तो ये इसको पहले ब्रेक करने आना चाहिए आपको। 3 OH दिख रहा है ऐसे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। +3 OH माइनस, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। ऐसे हम लोग इसका किसी भी सब्सटेंस का मतलब बेस है तो ऐसे n फैक्टर निकालते हैं। साल्ट के लिए देख लेते हैं। साल्ट के लिए n फैक्टर क्या होता है? साल्ट के लिए n फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, चाहे फिर क्या होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं बता रहा हूं, एग्जांपल देख लो। NaCl Na प्लस Cl माइनस, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज देखो चाहे नेगेटिव चार्ज देखो, तो दोनों ही 1 है, इसलिए n फैक्टर क्या हो गया? इसका 1 हो गया। मान लो AlCl3 हो गया, तोड़ोगे इसको AlCl3 तो Al+3
ठीक है, प्लस 3Cl माइनस, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 4। ऐसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एन फैक्टर निकाल देते हैं, चाहे एसिड हो, बेस हो, या फिर क्या हो, साल्ट हो। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने वाले पे यहां से। तो ये आपके पास नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो गया, और दूसरा जो फार्मूला है N1V1 बराबर N2V2, दिस इज द डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। ये क्या है बच्चों, डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। दिस इज द डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। ऐसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं, डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है ना, अच्छा एक और रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फार्मूला क्या है। देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विथ 10 ml 10N 10 नॉर्मेलिटी टू गेट 0.1। तो ये आपका हो गया कितना, V1 हो गया, ये आपका हो गया N, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मेलिटी N1। अच्छा देखो, ये आपके पास दिया है बच्चों कितना, ये आपको दिया है N2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले, गिवन V1 दिया है 10 ml, N1 दिया है 10 नॉर्मल, N2 दिया है कितना, 0.1। ठीक है, तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दीजिए इसमें, आपके पास आएगा N1V1 बराबर N2V2। क्या आ जाएगा, N1V1 तो 10 into 10 इक्वल टू 0.1 into V2। V2 ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये भी उधर जाएगा, मतलब ये 1/10 उधर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो V2 का वैल्यू आया बच्चों कितना, 1000। ठीक है, बट ये आपका आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो वाटर ऐड करने के पश्चात टोटल वॉल्यूम है, और 1000 टोटल वॉल्यूम है, पहले का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 10 ml, तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 990 ml। ठीक है, क्योंकि हमको वाटर का वॉल्यूम बताना है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ऐसा तो पूछा नहीं कि फाइनल वॉल्यूम बताइए, फाइनल वॉल्यूम बोलता बच्चों तो हम लोग क्या बता देते हैं, V2 1000 आता, बट हमको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किए हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये मैं बता रहा था आपको, ये देखो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, तो ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी बच्चों, तो ये आपके पास होता है नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, फिर आ गया एन फैक्टर, अभी हमने बताया एन फैक्टर क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अभी H3PO3 के भी बारे में बताया आपको, H3PO3 का एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 2। ठीक है, बताया, तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा, मोलैरिटी 0.3 इंटू 2 0.6। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये आपके पास है concentrated H2SO4 has a density 1.98 gram per ml and is 98% H2SO4 by mass, its normality। देखो, और बहुत अच्छा एक रिलेशन में इस फार्मूले, इस क्वेश्चन पे बता रहा हूँ, फार्मूला है। तो देखो आपके पास क्या है कि अगर ये आपके पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किसमें है बच्चों, मोलैरिटी एंड वेट बाई वेट परसेंट, या फिर मोलैरिटी
इनटू एंड यहाँ पे मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में। बहुत अच्छा रिलेशन बता देता हूं, आज के बाद कभी भी वेट बाय वेट परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आएगा तो डायरेक्टली आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मोलैरिटी बराबर होता है 10 इंटू वेट बाय वेट परसेंट जो भी दिया होगा इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बहुत जबरदस्त फार्मूला है, आप डायरेक्टली मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कब? जब आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया हो, आपको डायरेक्टली मोलैरिटी निकालने का ये फार्मूला है कि जब हमको वेट बाय वेट परसेंट दिया हो तो डायरेक्टली मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, डेंसिटी भी दिया है, बट हमको तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी पूछा है, तो क्या दिक्कत है? नॉर्मेलिटी बराबर पड़े नहीं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो बताओ, इसी फार्मूले में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा नॉर्मेलिटी आ जाएगा। बट पहले हम लोग मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ लेते हैं। एक फार्मूला, बहुत जबरदस्त फार्मूला है, ऐसे। ठीक है, एक हो गया। और अभी अभी हमने आपको बताया कि वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी बराबर होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो दूसरा वाला फार्मूला आपके पास क्या निकल के आएगा? मोलैरिटी बराबर 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपॉन ये आपके पास रहेगा मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले याद रख लेने हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देता है तो ये वाला फार्मूला लगाइए, वेट बाय वेट परसेंट देता है तो ये वाला फार्मूला लगाइए। डायरेक्टली इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला कॉपी कर लीजिए, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता हूं। तो देखो, अब कैसे निकालोगे इसको? तो देखो, आपके पास 1.98 ग्राम पर एमएल डेंसिटी दिया है, 98% बाय मास दिया है, तो आपको वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया है? 98, ये आपके गिवन है। और बच्चों डेंसिटी कितना दिया है? 1.98। ठीक है, बस पहले मोलैरिटी निकाल लो। तो मोलैरिटी बराबर 10 इंटू 98 टू 1.98 डिवाइडेड बाय 98 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4। 98 कट गया, 10 का मल्टीप्लाई करोगे 19.8 आएगा। 19.8 तो मोलैरिटी है, क्या है मोलैरिटी? तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो 19.8 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 39.6। ठीक है, सिंपल सा है ये, 39.6 ऐसे आ जाएगा। देख लीजिए एकदम अच्छे से। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। देखो, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय छोटा m, ठीक है, स्मॉल m। डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फार्मूला मैं लिख देता हूं। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये आपका होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का वेट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल वही मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लो ये ग्राम में दे दिया तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से मोलैरिटी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें फार्मूला बता दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा याद रखना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो कई बच्चे गलती कर देता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रख देते हैं, ये गलत है। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किलोग्राम में।
मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैलिटी ये सब उसको और डिस्क्राइब किया गया है। डज मोलैलिटी चेंज विद टेम्परेचर एंड वाई? बताइए, क्या मोलैलिटी टेम्परेचर से चेंज होगा और क्यों नहीं होगा? तो ये चेंज तो पहली बात होता नहीं है, और क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं। सिंपल सा। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो आपको मिल गया यहाँ पे क्वेश्चन। 2.5 ग्राम और 75 ग्राम, दोनों में ज्यादा कौन है और कम कौन है? कम वाला हो जाएगा सोल्यूट, ज्यादा वाला हो जाएगा सॉल्वेंट। तो बच्चों आपको इसका पहली बात मोल निकालना है। इथेनोइक एसिड का फार्मूला तो जानना होता है, जो दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं। इथेनोइक एसिड का फार्मूला, इसका आपको निकालना है मोल। तो मोल निकालोगे, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ, मोल बराबर 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है ना, तो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 12 12 24, ये 24 24 4 28 और 28 और 32, यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे 12 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो ये 12 12 24 प्लस 4 प्लस 32 28 और 32 60। 28 और 32 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, मोल आ गया आपके पास। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोल अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट वहां पे तो ग्राम में दिया है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 75 और ऊपर 1000 कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्या जाएगा? मोलैलिटी। ऐसे बस, मतलब फार्मूले बेस पे है एकदम, बस समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, अब सभी कंसंट्रेशन टर्म का आपस में रिलेशन है, थोड़ा बहुत रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। सबका आपस में क्या रिश्ता है? तो मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के बीच में क्या रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लेते हैं हम लोग। ये रिश्ता इन दोनों का इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक तो ऐसे याद कर लीजिए, या दूसरा मोलैलिटी बराबर होता है 1000 इंटू मोलैलिटी। देखो, छोटा m मोलैलिटी को दिखाता है, इसको दिखाता है, और बड़ा m मोलैलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो मोलैलिटी बराबर 1000 इंटू मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, एक बार याद रख लेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये भी आसान है, अभी बताया आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो, मोल का रेशियो। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो, इसी को ओपन कर देंगे मोल को। ठीक है, मोल को ओपन कर देंगे, ये तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, चाहे तो याद रख लो। बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये फार्मूला। नहीं तो अगर आपको बनाना है, अपने से बनाना है तो बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है बच्चों, वही उनके मोल का रेशियो होता है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट को रहने दो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को चेंज कर दो। मोल्स ऑफ सोल्यूट को रहने दो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख दो,
इसको क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा अपान वाला उसको ऊपर कर दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। कैसे है, अब इसमें क्या करना है, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये ग्राम में होता है, तो मोल अपान मास ऑफ सॉल्वेंट का ये मोलालिटी है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक कर देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। इसको हमने ओपन कर दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रहने दिया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपके पास आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये केजी ग्राम में होता है, होना चाहिए किलोग्राम में। ऊपर नीचे 1000 से अपने मन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000 है, तो ये वाला इतना वाला जो टर्म है बच्चों, क्या ये आपका मोलैलिटी नहीं हो गया, क्या वो स्मॉल एम नहीं हो गया। तो बस इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो फार्मूले बना सकते हैं, फार्मूला बनाना बहुत आसान होता है। फिर से लिखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा आपका मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अपान में क्या रहेगा 1000। तो ये फार्मूला हो गया। क्या ये बहुत कठिन है? नहीं, आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, उसमें थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है मैंने, और आसान तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। ये अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 माइनस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन बताया अभी आपको, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर बराबर नॉर्मेलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे दिए, मास परसेंट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दवाइयों पे देखते होंगे कि ये ग्लूकोज इतना वेट बाय वेट परसेंट, या फिर ये कोई भी दवाई है, कोई उसका इंग्रेडिएंट है इतना वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इतना वेट बाय मास, मास बाय मास इतना परसेंटेज दिया है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल यूज इसका है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर इसमें, तो इसमें हम लोग सीख जाएंगे इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 35.5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द 35.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड एंटीफ्रीज कूलेंट बोलते हैं इसको। इंजन में जो डालते हैं, इंजन को ठंडा रखता है, क्योंकि इंजन जब चलने लगता है तो गर्मी पैदा करता है और गर्म हो जाएगा, तो उसमें हम लोग कूलेंट डालते हैं। तो उस कूलेंट में क्या रहता है बच्चों, 35.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल रहता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज द इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको हम लोग बोलते हैं। इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू, यहाँ पे कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 डिग्री टू -17.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये
हम लोग आगे पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये 0 से कहां तक घटा देता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कूलेंट का काम करता है इंजन में। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम टर्म नहीं होता, मतलब ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज मतलब वेट बाई वेट परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इन सब में, इसमें सभी में वॉल्यूम टर्म नहीं होता, इन सभी में वॉल्यूम टर्म नहीं होता। और बच्चों अगर जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं होगा तो वो सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। वो सभी क्या होंगे बच्चों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ओनली मोलैरिटी नहीं, यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी होना चाहिए क्योंकि उसमें भी है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। देखो जिसमें वॉल्यूम टर्म होता है, नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, V बाई V परसेंट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया। बच्चों इतना, ये सभी दीज ऑल आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान से देख लेना, क्योंकि नॉर्मेलिटी में होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी में होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और इसमें देखो वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है। तो बच्चों जहां पे वॉल्यूम का टर्म होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अदरवाइज जहां पे वॉल्यूम का टर्म नहीं होता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।